دی साइलेंस ऑफ दी लैम्स 1991 की एक अमरीकी नफसियाती हॉरर फिल्म है जिसकी हदायतकारी जोनाथन डैमे ने की थी और इसे टेडी टेली ने लिखा था, जिसे थॉमस हैरिस के 1988 के नावल से अखज़ किया गया था। क्लैरिस स्टार्लिंग क्वांटिको में FBI एकेडमी में ट्रेनिंग हासिल करने वाली एजेंट है। इसे जैक क्रैफोर्ड ट्रेनिंग से बाहर भेजता है, जो कि बिहेवियर साइंसेज यूनिट का सरबराह है। वो चाहता है कि वो हैनिबल द कैनिबल लेक्टर का इंटरव्यू लेने के लिए बाल्टीमोर स्टेट अस्पताल में जाए, जो कि एक खतरनाक पागल मुजरम है। डॉक्टर लेक्टर एक सीरियल किलर है जो अपने शिकार को खुराक बना लेता है। वो पहले एक नफसियाती माहिर था और इसीलिए वो दिमागी खेल खेलने का माहिर है। क्रैफोर्ड का ख्याल है कि लेक्टर एक फाल सीरियल किलर को पकड़ने में इनकी मदद कर सकता है, जिसका नाम बफेलो बिल है, जो अपने शिकार की खाल उतार देता है और इसके सभी शिकार खवातीन होती हैं। स्टार्लिंग को जेल के डायरेक्टर फेडरिक लेक्टर के सेल ले गए। लेक्टर पहले तो अच्छा बर्ताव करता है, लेकिन जब इसे महसूस होता है कि इसका तज्जिया करने की बुनियादी कोशिशें की जा रही हैं, वो नाराज हो जाता है। वो फैसला करता है कि वो इसकी मदद नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही वो वापस जा रही होती है, एक और कैदी इस लड़की से बदइखलाकी पर मबनी सलूक करता है, जिसे लेक्टर बदतमीजी समझता है और स्टार्लिंग को वापस अपने सेल में बुलाता है। इसे कहता है कि वो अपने एक पुराने मरीज को तलाश करे। मरीज की तलाश में इसे एक स्टोरेज शेड मिलता है, जिसमें एक आदमी का कटा हुआ सर है, जिसके गले में स्फंक्स कीड़े हैं। जब वो दोबारा लेक्टर से मिलने आती है तो इसे बताया कि वो शख्स बफेलो बिल से जुड़ा हुआ है और इसने इस शर्त पर इसकी मदद करने का फैसला किया कि इसे किसी और जेल की सहूलत में मुंतकिल किया जाए, क्योंकि वो चर्ल्टन से दूर रहना चाहता है। कैथरीन मार्टन सेनेटर की बेटी को अगवा कर लिया जाता है और अगवा करने वाले को बफेलो बिल समझा जाता है। क्रैफोर्ड स्टार्लिंग से कहता है कि वो लेक्टर को जाली डील पेश करे कि वो मार्टन को बाजियाब कराने में मदद के लिए मालूमात दे और इसके बदले इसे जेल से मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेक्टर को ये मुआहदा पसंद नहीं है। इसके बजाय वो स्टार्लिंग के साथ खेल खेलना चाहता है। हर मालूमात के बदले जो वो इसे बफेलो बिल के बारे में देगा, स्टार्लिंग को अपने बारे में मालूमात का एक टुकड़ा देना होगा। वो इत्तफाक करती है और इसे अपने वालिद के कत्ल के बारे में बताती है, जो इस वक्त हुआ जब वो सिर्फ 10 साल की थी। चर्ल्टन खुफिया तौर पर गुफ्तगू को रिकॉर्ड करता है, फिर लेक्टर को बताता है कि स्टार्लिंग इससे झूठ बोल रही है और इसने जो डील इसे पेश की है वो जाली है। इसकी बजाय वो लेक्टर को एक डील पेश करता है। लेक्टर डील से इत्तफाक करता है और इसे फौरी तौर पर मेम्फिस ले जाया जाता है। वो सेनेटर मार्टन को ताने देता है और इसे बफेलो बिल के बारे में मालूमात देता है कि इसका असल नाम लुइस फ्रेंड है। स्टार्लिंग इस इंकशाफ से परेशान है और इसे एहसास है कि लुइस फ्रेंड आयरन सल्फाइड का एक इंग्राम है। वो लेक्टर से मिलने जाती है, जिसे टेनेसी कोर्ट हाउस के एक बड़े कमरे के बीच में एक पिंजरे में रखा गया है। वो मुतालबा करती है कि वो इसे सच बताए, लेकिन वो इसे इस वक्त तक कोई भी मालूमात देने से इनकार करता है जब तक कि वो मालूमात का तबादला दोबारा शुरू ना कर दे, जो वो पहले खेल रहे थे। वो इससे ये बताता है कि बफेलो बिल की शनाख्त केस फाइल में है। वो इसे अपने बचपन के एक वाक़े के बारे में बताती है, जब वो मोंटाना के एक फार्म पर बाहर के मौसम में मेमनों के ज़िबा होने की आवाज़ से बेतार हुई थी। वो अब भी अपने डरावने ख्वाबों में कभी कभी भेड़ के बच्चों की चीखें सुनती है। लेक्टर दोबारा नफसियाती माहिर बन जाता है और इसे बताता है कि वो कैथरीन को बचाने की बहुत कोशिश कर रही है, क्योंकि इसे यकीन है कि अगर वो ऐसा करती है तो भेड़ के बच्चों की चीखें बंद हो जाएंगी। वो इसे केस फाइल वापस करता है और एक पेपर क्लिप अपने पास रख लेता है, जिसे वो बाद में अपने पिंजरे का दरवाजा खोलने के लिए इस्तेमाल करता है। आजाद होने के बाद वो कैदी रखने के लिए मुकर्रर मुहाफिजों को मार डालता है। वो गायब हो जाता है। केस फाइल में लेक्टर ने जो नोट्स बनाए हैं, इनको पढ़ने के बाद स्टार्लिंग को एहसास हुआ कि बफेलो बिल अपने पहले शिकार को जानता था। मुतासरा के आबाई शहर का दौरा करने के बाद इसे मालूम हुआ कि बफेलो बिल एक दर्जी था
اور اس نے لباس کے نمونے اور لباس کے حصے بنائے ہیں جس کا سائز اور شکل اس کے ہر شکار کے جلد کے ٹکڑوں کی طرح ہے۔ وہ اپنے آپ کے لیے وومن سوٹ بنا رہا ہے۔ وہ کرافورڈ کو یہ بتانے کے لیے کار کرتی ہے لیکن وہ پہلے ہی اپنے لیے یہ دریافت کر چکا ہوتا ہے۔ اسپتال کے ریکارڈ کے ساتھ اور لیکٹر کے نوٹوں کا حوالہ دے کر جیم گم کے نام سے ایک غیر جنسی عورت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے جس نے جنس کی دوبارہ ریسٹور کی سرجری کے لیے درخواست دی تھی لیکن اس کی درخواست کو ٹھکرا دیا گیا تھا۔ کرافورڈ ایف بی آئی کی ایک ٹیم کو LNY میں گم کے پتے پر لے جاتا ہے جبکہ سٹارلنگ پہلے شکار کے دوستوں اور جاننے والوں کا انٹرویو کرتی رہتی ہے۔ اس کی تلاش اسے ایک جیک گورڈن کے گھر لے جاتی ہے لیکن اس کے گھر کے ارد گرد دیکھتے ہوئے اسے اسفنکس کیڑے کا پتہ چلتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ دراصل بفیلو بل کے گھر میں ہے۔ وہ کیتھرین مارٹن کو تہہ خانے میں پاتی ہے جو اب بھی زندہ ہے لیکن ٹخنے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ گم بھی تہہ خانے میں ہے۔ وہ لائٹس بند کر دیتا ہے اور نائٹ ویژن کے چشمے لگاتا ہے تاکہ وہ اندھیرے میں سٹارلنگ کا پیچھا کر سکے۔ وہ اسے نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ اس کی بندوق کو کاک کرنے کی آواز سنتی ہے اور اس سے پہلے کہ وہ اس پر گولی چلا سکتا اسے گولی مار دینے کے لیے وقت پر رد عمل ظاہر کرتی ہے اور اسے ہلاک کر دیتی ہے۔ سٹارلنگ اکیڈمی سے گریجویٹ کر لیتی ہے اور جشن کی تقریب کے دوران اسے لیکٹر کی طرف سے ٹیلی فون کال موصول ہوتی ہے۔ وہ بیمنی کے ایک ہوائی اڈے پر ہے اور سٹارلنگ کو بتانے کے لیے فون کر رہا ہے کہ وہ اس کے پیچھے آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ صرف اتنا پوچھتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے نہ آنے پر راضی ہے۔ وہ ڈیل لینے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ اچانک یہ بتاتے ہوئے کال ختم کرتا ہے کہ وہ ایک پرانے دوست کے ساتھ رات کے کھانے پر ہے۔ چیلٹن بھی بیمنی میں ہے اور لیکٹر اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ دونوں آدمی ہنگامے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم فلم کے اختتام پر غور کریں تو اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ بفیلو بل کو پکڑنے اور مارنے کے لیے ایک غیر ارادی لین دین کر لیا جاتا ہے۔ سٹارلنگ اور ایف بی آئی نے بنیادی طور پر ایک خطرناک سائیکوپیتھ کو دوسرے کو پکڑنے کے لیے آزاد کر دیا ہے۔